This is lecture number 11 of thermal physics, and in this lecture we will study 5 special points and question based on those special points. उससे पहले लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्लोप पढ़ा था डिफरेंट प्रोसेस के लिए, और आपको याद होगा कि जो एडियाबेटिक का स्लोप होता है, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक, दैट विल बी गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। यानी आइसोथर्मल कर्व का स्लोप होता था माइनस पी बाई बी और एडियाबेटिक का स्लोप होता था माइनस गामा पी बाई बी। तब आप देखिए एडियाबेटिक स्लोप है, एडियाबेटिक कर्व का जो स्लोप है दैट विल बी गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। ठीक है, ये एक पॉइंट हुआ। अच्छा, अगर हम बात करते हैं डिफरेंट प्रोसेस के लिए, आइसोकोरिक की बात करते हैं, एडियाबेटिक की बात करते हैं, आइसोथर्मल की बात करते हैं और आइसोबारिक की बात करते हैं, तो ध्यान से देखिए, अगर हम ऑर्डर बिठाने की कोशिश करें तो आपको पता है आइसोकोरिक जो होता है उसका स्लोप सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हम स्लोप निकालते थे प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में अलग अलग प्रोसेस के लिए। तो आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, तो dp बाई dv, तो वॉल्यूम कांस्टेंट तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए 1/0 होता है इन्फानाइट, यानी इसका स्लोप, सबके लिए हम स्लोप की बात कर रहे हैं, तो इसका स्लोप सबसे ज़्यादा। फिर एडियाबेटिक का स्लोप हम पढ़े थे गामा टाइम्स पी बाई बी। नेगेटिव साइन तो सिर्फ और सिर्फ बेसिकली डायरेक्शन को बताता है, तो सिर्फ अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो होगा गामा टाइम्स पी बाई बी। तो फिर एडियाबेटिक का, फिर आइसोथर्मल का, और सबसे कम तो आइसोबारिक। आइसोबारिक का तो जीरो होता है, क्योंकि आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होगा तो चेंज इन प्रेशर जीरो होगा, तो जीरो, तो 0/dv, तो दैट विल बी जीरो। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं एडियाबेटिक में भी, आपको पता है एडियाबेटिक का स्लोप होता है माइनस गामा टाइम्स पी बाई बी। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो गामा टाइम्स पी बाई बी। अच्छा, अलग अलग गैस यानी कि मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, उसके लिए गामा का वैल्यू अलग अलग होगा। और आपको पता है कि गामा ऑफ मोनो एटॉमिक गैस इज ग्रेटर देन गामा ऑफ डाई एटॉमिक गैस इज ग्रेटर देन गामा ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस। इसीलिए एडियाबेटिक स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व फॉर मोनो एटॉमिक विल बी ग्रेटर देन डायटॉमिक, विल बी ग्रेटर देन ट्राइटॉमिक। तो ये याद रखिएगा। अच्छा, इसको ग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए कैसे। इस ग्राफ को देखिए, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ। वॉल्यूम एक्सिस के परपेंडिकुलर आइसोकोरिक प्रोसेस, प्रेशर एक्सिस के परपेंडिकुलर आइसोबारिक, और अलग अलग प्रोसेस देखिए। ये आइसोकोरिक, इसका जो बेसिकली dp बाई dv है यानी स्लोप है वो सबसे ज़्यादा, फिर एडियाबेटिक मोनो का, फिर एडियाबेटिक डायटॉमिक का, फिर एडियाबेटिक ट्राइटॉमिक का, फिर आइसोथर्मल का, फिर आइसोबारिक का। आइसोबारिक का तो जो स्लोप होगा वो जीरो होगा, यानी dp बाई dv जीरो होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 212। इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ बीटा माइनस dv बाई dp इंटू 1/v विथ प्रेशर फॉर एन आइडल गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। आपको क्या बोला है, एक इक्वेशन है बीटा माइनस 1/v dv/dp, इसका प्रेशर के साथ में जो ग्राफ बनेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर वो पूछा है। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे ध्यान से सुनिए। आपको पता है आइसोथर्मल, टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस है, और आइसोथर्मल के लिए जो स्लोप आता था यानी dp/dv, वो आपको पता है माइनस p/v आता था, याद होना चाहिए। एडियाबेटिक के लिए माइनस गामा टाइम्स पी बाई बी आता था, आइसोथर्मल के लिए माइनस पी बाई बी। ठीक है, अब आप क्या करिए, उसको उल्टा कर दीजिए। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं dv/dp इक्वल टू माइनस v/p। ठीक है, अब क्या करिए, अब आप इस बेसिकली v को इधर लेके आइए और dp को, इस v को इधर लेके आइए और dp को एक साइड में लिख दीजिए। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/v, ये v नीचे आएगा, इंटू dv/dp इज इक्वल टू 1/p। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, ये जो टर्म है यही तो बीटा है,
-1/v dv/dt, तो इसको बीटा लिख दीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू 1/p, और बीटा और प्रेशर में ही ग्राफ बनाना था, तो बीटा यहाँ से देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू p है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द आंसर। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए फॉर एन एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ परफेक्ट गैस, अच्छा एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, द वैल्यू ऑफ डेल्टा पी अपॉन पी इज इक्वल टू, तो आपको पता है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो स्लोप होता है, दैट स्लोप फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस दैट इज स्लोप विल बी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा बी। एडियाबेटिक के लिए होता है माइनस गामा टाइम्स पी बाई वी। स्लोप को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो डी पी अपॉन डी वी लिख दीजिए, या डेल्टा पी अपॉन डेल्टा बी लिख दीजिए। तो स्लोप एडियाबेटिक के लिए आता है माइनस गामा टाइम्स पी बाई वी। तब आप क्या करिए, इस प्रेशर को नीचे लेकर आइए, वॉल्यूम को ऊपर ले जाइए, तो ये हो जाएगा डेल्टा पी अपॉन पी इक्वल टू माइनस गामा टाइम्स डेल्टा वी अपॉन वी। तो यही तो आपसे पूछा है डेल्टा पी अपॉन पी, तो ये आ जाएगा माइनस गामा टाइम्स डेल्टा वी अपॉन वी, तो माइनस गामा टाइम्स डेल्टा वी अपॉन वी, ऑप्शन नंबर थर्ड। अब हम स्टार्ट करेंगे स्पेशल पॉइंट, 5 स्पेशल पॉइंट पढ़ेंगे और उस पर बेस हम क्वेश्चन करेंगे। तो स्पेशल पॉइंट फर्स्ट देखिए क्या है, स्पेशल पॉइंट फर्स्ट। स्पेशल पॉइंट फर्स्ट क्या है कि अगर हम आइसोथर्मल कर्व बनाते हैं, क्या बोला हमने, अगर आप आइसोथर्मल कर्व बनाते हैं, कौन सा कर्व, आइसोथर्मल कर्व। आइसोथर्मल कर्व का क्या मतलब है, PV इज इक्वल टू म्यू आर टी, टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, यानी प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो ग्राफ कैसा बनेगा आपके पास, ऐसा ग्राफ बनेगा। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि दो आइसोथर्मल कर्व वो कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। मान लीजिए ये है आइसोथर्मल कर्व 1 और ये है आइसोथर्मल कर्व 2। तो आप क्या करवाइएगा, आप क्या करवाए हैं कि दो आइसोथर्मल कर्व को आप इंटरसेक्ट करवा दिए हैं। तो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, दो टेम्परेचर हो जाएगा, एक तो T1 टेम्परेचर हो जाएगा और एक T2 टेम्परेचर आ जाएगा। इसीलिए दो आइसोथर्मल कर्व कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो आइसोथर्मल कर्व हमेशा क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो अगर ये आप आइसोथर्मल कर्व T1 टेम्परेचर के लिए बना रहे हैं तो T2 टेम्परेचर के लिए कर्व पैरेलल होगा, T3 टेम्परेचर के लिए कर्व पैरेलल होगा। आपस में आइसोथर्मल कर्व कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अब आप क्या बताइए, इस तीनों टेम्परेचर में रिलेशन बताइए। तो ट्रिक क्या है कि ओरिजिन से जैसे जैसे आप दूर जाइएगा टेम्परेचर बढ़ेगा, तो यानी T3 विल बी ग्रेटर देन T2 विल बी ग्रेटर देन T1। या तो आप ऐसे कर लीजिए, या आप स्ट्रेट लाइन खींच करके वॉल्यूम कांस्टेंट कर करके यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मोर द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन मोर विल बी इट्स टेम्परेचर। तो याद रखिएगा कि दो आइसोथर्मल कर्व आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, वो आपस में पैरेलल होंगे। इस पॉइंट को लिख लेते हैं। स्पेशल पॉइंट नंबर 1, टू आइसोथर्मल कर्व एट टेम्परेचर T1 एंड T2 कांट इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों? क्योंकि एक ही पॉइंट पे दो टेम्परेचर हो जाएगा। आइसोथर्मल कर्व्स आर ऑलवेज पैरेलल। तो प्रेशर और वॉल्यूम में देखिए ग्राफ बना है, आइसोथर्मल कर्व हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होगा। अगर आपसे इस तीनों टेम्परेचर में रिलेशन पूछ दे तो ओरिजिन से जैसे जैसे दूर जाइएगा टेम्परेचर बढ़ेगा, इसलिए T3 विल बी ग्रेटर देन T2 विल बी ग्रेटर देन T1। नेक्स्ट जो स्पेशल पॉइंट नंबर 2 है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है कि अगर आप दो अलग अलग गैस लेते हैं, दो डिफरेंट गैस लेते हैं, तो आपको पता है दो अलग अलग गैस के लिए जो गामा है वो डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो दो अलग अलग गैस के लिए जब आप दो एडियाबेटिक कर्व बनाते हैं, तो ये एडियाबेटिक कर्व जो है ये आपस में इंटरसेक्ट कर सकता है। और जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगा, मान लीजिए इस पॉइंट पे दो एडियाबेटिक कर्व, ये है एडियाबेटिक कर्व नंबर 1 और ये है एडियाबेटिक कर्व नंबर 2। जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट पे प्रेशर और वॉल्यूम सेम होगा उस गैस का, लेकिन सिंस गामा यहाँ पे डिफरेंट है, अलग अलग गैस का गामा डिफरेंट होगा, तो स्लोप अगर हम निकालते हैं इस पॉइंट पे दोनों एडियाबेटिक कर्व का, तो वो स्लोप अलग अलग आएगा, ठीक है। जैसे आप ऐसे भी देख लीजिए कि आपको पता है स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व वो होता है माइनस गामा टाइम्स P/V। इस पॉइंट पे मान लीजिए प्रेशर है
प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट होगा दोनों गैस के लिए, क्योंकि पॉइंट सेम हो गया दोनों गैस के लिए। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा। अब देखिए ध्यान से, किसका स्लोप ज्यादा, AD1 का स्लोप ज्यादा, यानी पहला एडियाबेटिक प्रोसेस का स्लोप ज्यादा या इसका। तो आप क्या करिएगा, ऐसे लाइन खींचेगा टेंजेंट। अब जिसका स्लोप मतलब AD1, जैसे आप ये ग्राफ बना रहे हैं, तो ये है AD1 एडियाबेटिक प्रोसेस 1, ये है AD2। तो आप इस पॉइंट पे इसका स्लोप बनाइएगा कैसे, टेंजेंट खींच करके। सिमिलरली इसका स्लोप बनाइएगा कैसे, ऐसे। तो बताइए किसका स्लोप ज़्यादा है, इसका स्लोप ज़्यादा है, यानी AD1 का स्लोप ज़्यादा है। तो हम बोलेंगे स्लोप ऑफ AD1 विल बी ग्रेटर देन स्लोप ऑफ AD2। ठीक है। अच्छा, AD1 का स्लोप ज़्यादा है तो ये प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो स्लोप जिसका ज़्यादा होगा उसका गामा ज़्यादा होगा, इसलिए गामा 1 विल बी ग्रेटर देन गामा 2। ये आपको समझ में आया, इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं। सो फॉर टू डिफरेंट गैस जिसका गामा डिफरेंट होगा, टू एडियाबेटिक कर्व कैन इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट इंटरसेक्शन पॉइंट pressure and volume is same, but due to gamma is different, slope of two adiabatic curve must be different and can intersect। तो slope of adiabatic curve होता है माइनस गामा टाइम्स P1 अपॉन V1। अब सिंस प्रेशर और वॉल्यूम में दो एडियाबेटिक कर्व का वो हम इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट पे प्रेशर और वॉल्यूम सेम हो जाएगा, तो ये और ये सेम हो गया। तो स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा, इसलिए हम बोलेंगे कि स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व फर्स्ट वाले का, इसका स्लोप ज़्यादा है इससे, इसलिए गामा 1 इसका ज़्यादा होगा इससे। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, आपको प्रेशर और वॉल्यूम में ग्राफ गिवन है और 3 एडियाबेटिक कर्व आपको गिवन है 1 2 3। ठीक है। तो मैच द कॉलम फॉर 3 एडियाबेटिक कर्व, तो ये 3 एडियाबेटिक कर्व दिया है, आपको मैच द कॉलम करना है कि कर्व 1 और 2 और 3 कौन कौन सा गैस है। अब देखिए ये तीनों कर्व एडियाबेटिक आपस में इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आपको पता है स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व होता है गामा टाइम्स P/V। इस पॉइंट पे तीनों के लिए, तीनों एडियाबेटिक कर्व के लिए प्रेशर वॉल्यूम सेम है, तो स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा। अच्छा, आप देखिए स्लोप किस कर्व का ज़्यादा है, तो आप इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करिएगा। तो पहले वाले कर्व के लिए स्लोप सबसे ज़्यादा होगा, यानी स्लोप ऑफ फर्स्ट कर्व will be greater than second one, will be second one का greater होगा third one से, इसलिए गामा फर्स्ट का ग्रेटर होगा गामा सेकेंड से, और गामा सेकेंड का ग्रेटर होगा गामा थर्ड से। अब आप देखिए हीलियम का गामा होता है 1.67, H2O का गामा 1.33, ऑक्सीजन का 1.4। तो कर्व 1 का गामा सबसे ज़्यादा होना चाहिए, तो कर्व 1 हीलियम को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली कर्व 2 ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि इसका गामा इससे तो कम है पर वाटर से ज़्यादा है, और कर्व 3 वाटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सो अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले आप एक कॉन्सेप्ट सीखिए। आपको पता है कि जो एडियाबेटिक कर्व का स्लोप होता है वो होता है गामा टाइम्स P/V, और आइसोथर्मल कर्व का जो स्लोप होता है वो होता है P/V। यानी आप देखिए कि एडियाबेटिक कर्व का स्लोप जो होता है वो गामा टाइम्स होगा आइसोथर्मल कर्व का स्लोप। यानी कि अगर आपको पीवी डायग्राम में दो कर्व आपको ऐसे लिख के खींच के दे दिया और आपसे पूछेगा कि कौन एडियाबेटिक है कौन आइसोथर्मल है, तो आप देखिएगा कि जिसका स्लोप ज़्यादा वो एडियाबेटिक कर्व होगा, क्योंकि एडियाबेटिक का स्लोप इज गामा टाइम्स आइसोथर्मल का स्लोप। इतना समझ में आया। अच्छा, उसमें भी देखिए अगर अलग अलग गैस के लिए मोनो एटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइटोमिक के लिए कर्व पूछ ले, तो देखिए जिसका गामा ज़्यादा उसका स्लोप ज़्यादा। आपको पता है गामा ऑफ मोनो वो गामा ऑफ डाई से ज़्यादा होता है और गामा ऑफ ट्राई से ज़्यादा होता है, ट्राई एटॉमिक से। ठीक है, इतना समझ में आया। तो ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। सो आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला है मोनो एटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइटोमिक गैसेज whose initial volume and pressure are same are compressed till their volume becomes half the initial volume। तो आपसे पूछा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है।
तो ये देखिए ग्राफ इसमें हम बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनेगा ध्यान से देखिए। इसमें बोला है कि आपके पास मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक और ट्राइटॉमिक गैसेस है। उसका इनिशियल वॉल्यूम देखिए, प्रेशर और वॉल्यूम में हम ग्राफ बना रहे हैं। उसका इनिशियल वॉल्यूम है V, और फिर इस तीनों गैस को हम कंप्रेस किए, कंप्रेस कर दिए तो फाइनल वॉल्यूम हो गया V/2। तो देखिए हुज इनिशियल वॉल्यूम एंड प्रेशर आर सेम। देखिए तीनों गैस के लिए, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक गैस के लिए बेसिकली इनिशियल प्रेशर सबके लिए सेम है और इनिशियल वॉल्यूम सबके लिए सेम है। देखिए फिर हमने क्या किया, आर कंप्रेस टिल देयर वॉल्यूम बिकम हाफ। हमने इसको कंप्रेस करना स्टार्ट किया तो वॉल्यूम V/2 हो गया। तो आपसे पूछा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब आप ध्यान से देखिए, पहले तो आप इसमें पहचानिए कि PV डायग्राम में आपके पास 4 कर्व गिवन है। 4 कर्व को आप पहचानिए। पहचानने के लिए देखिए, ये जो कर्व है नीचे वाला, इसका स्लोप सबसे कम है। तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए आपको पता है गामा ऑफ मोनो इज ग्रेटर देन गामा ऑफ डाई इज ग्रेटर देन गामा ऑफ ट्राइटॉमिक गैस। तो स्लोप एडियाबेटिक कर्व का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है गामा का। तो मोनोएटॉमिक का ये गैस कौन सा है, मोनोएटॉमिक। ये गैस कौन सा है, डायटॉमिक। ये गैस कौन सा है, ट्राइटॉमिक। और ये आइसोथर्मल प्रोसेस को डिनोट कर रहा है जिसका स्लोप सबसे कम है। इतना समझ में आया आपको। अब आप पहला ऑप्शन पढ़िए, इफ कंप्रेशन इज एडियाबेटिक, ठीक है, एडियाबेटिक कंप्रेशन मतलब ये 3 कर्व की बात कर रहा है, देन मोनोएटॉमिक गैस विल हैव मैक्सिमम फाइनल प्रेशर। तो देखिए जब आप कंप्रेस करते हैं तो मोनोएटॉमिक गैस का ये पहला कर्व है, तो इस पहले कर्व के रिलेशन में इसका स्लो, इसका देखिए प्रेशर, फाइनल प्रेशर ये सबसे ज़्यादा है क्योंकि ओरिजिन से सबसे दूर है। उससे कम डायटॉमिक का प्रेशर होगा, उससे कम ट्राइटॉमिक का प्रेशर होगा। और आइसोथर्मल प्रोसेस सिंस गैस पे डिपेंड ही नहीं करता, गैस के नेचर पे, तो सभी गैस के लिए आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रेशर सेम होगा। तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया। फिर दूसरा देखिए, इफ द कंप्रेशन इज एडियाबेटिक, ठीक है, हम तीनों कर्व की बात कर रहे हैं, देन ट्राइटॉमिक गैस विल हैव मैक्सिमम फाइनल प्रेशर। नहीं, फाइनल प्रेशर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मोनोएटॉमिक का होगा। क्यों? क्योंकि मोनोएटॉमिक का गामा ज़्यादा होता है, जिसका गामा ज़्यादा उसका स्लोप ज़्यादा, और स्लोप सबसे ज़्यादा इसी कर्व का है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन पढ़िए, इफ कंप्रेशन इज एडियाबेटिक, अगेन इस तीनों कर्व की बात हो रही है, देन देयर फाइनल प्रेशर विल बी सेम। नहीं, फाइनल प्रेशर सिर्फ आइसोथर्मल प्रोसेस में होगा, बाकी किसी भी एडियाबेटिक प्रोसेस में फाइनल प्रेशर सेम नहीं होगा क्योंकि गैस पे डिपेंड कर रहा है। इफ द कंप्रेशन इज आइसोथर्मल, बहुत सही बात है, इसकी बात कर रहे हैं, देन देयर फाइनल प्रेशर विल बी डिफरेंट। नहीं, आइसोथर्मल प्रोसेस गैस पे डिपेंड ही नहीं करता, तो तीनों गैस के लिए फाइनल प्रेशर सेम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्पेशल पॉइंट का, यानी स्पेशल पॉइंट नंबर 3। क्या है ये स्पेशल पॉइंट? अगर आप एक एडियाबेटिक और एक आइसोथर्मल कर्व लेते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, प्रेशर और वॉल्यूम ग्राफ है। एडियाबेटिक कर्व मान लीजिए ये है आपके पास एडियाबेटिक कर्व और ये है आइसोथर्मल कर्व। तो एडियाबेटिक कर्व और आइसोथर्मल कर्व ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर सकते हैं, और जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे गामा 1 से बराबर ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों है, ध्यान से सुनिए। अगेन वापस से सिमिलर सा फंडा कि एडियाबेटिक कर्व के लिए जो स्लोप होता है दैट इज माइनस गामा P/V, और आइसोथर्मल के लिए होता है P/V। तो आप देखिए कि एडियाबेटिक का स्लोप आइसोथर्मल से ज़्यादा है, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो स्लोप एडियाबेटिक का ज़्यादा है स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व, इसीलिए जो गामा है वो 1 से ज़्यादा होगा। समझ में आया आपको? तो इस पॉइंट को लिख लेते हैं। सो स्पेशल पॉइंट 3 क्या कहता है, 1 एडियाबेटिक एंड 1 आइसोथर्मल कर्व ऑलवेज इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट इंटरसेक्शन पॉइंट गामा इज ग्रेटर देन 1। तो देखिए ये एडियाबेटिक कर्व है, ये आइसोथर्मल कर्व है, प्रेशर वॉल्यूम में ग्राफ ड्रॉ किया गया है। तो स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व होता है मैग्नीट्यूड ऑफ गामा टाइम्स P/V। अच्छा, इस पॉइंट पे प्रेशर और वॉल्यूम सेम होगा, तो इसलिए स्लोप विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा। अच्छा, गामा एडियाबेटिक का स्लोप ज़्यादा होता है आइसोथर्मल से, इसलिए गामा जो होगा 1 से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा,
इस क्वेश्चन को देखिए, आपके पास दो क्वेश्चन है, प्रेशर और वॉल्यूम में ग्राफ ड्रॉ किया गया है और आपके पास अलग अलग प्रोसेस है ABCD XY WZ। तो आपसे पूछा है कि दो आइसोथर्मल कर्व बताइए, दो आइसोथर्मल कर्व बताइए इसमें से। तो आपको मैंने बोला था कि आइसोथर्मल कर्व कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, पर यहाँ पे सभी कर्व देखिए आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में भी और इस क्वेश्चन में भी दो आइसोथर्मल कर्व पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, फिर पूछा है दो एडियाबेटिक कर्व बताइए। तो आपको पता है कि एडियाबेटिक कर्व कौन होगा, आपको पता है अगर प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है तो एडियाबेटिक कर्व का स्लोप क्या होता है, माइनस गामा टाइम्स P/V। तो स्लोप नेगेटिव आ रहा है एडियाबेटिक कर्व के लिए। तो अब इस चार में से देखिए किसका स्लोप नेगेटिव आ रहा है। अच्छा, इसका स्लोप देखिएगा तो इसका स्लोप पॉजिटिव आएगा, इसका स्लोप भी पॉजिटिव आएगा, पर इस दोनों का स्लोप जो होगा वो नेगेटिव आएगा। तो यानी A और B कर्व जो है वो एडियाबेटिक कर्व है। यानी दो एडियाबेटिक कर्व बताना है तो इसमें से A और B, अगेन वापस से इसमें से चेक करिएगा, इसका और इसका स्लोप पॉजिटिव है X और Y का, इसलिए एडियाबेटिक का तो स्लोप नेगेटिव होता है। तो हम यहां से देखेंगे कि Z और W का स्लोप नेगेटिव है, तो ये हो गया एडियाबेटिक प्रोसेस, Z और W हो गया एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, फिर बोला है कि एक एडियाबेटिक प्रोसेस बताइए इन सब में से, एक एडियाबेटिक प्रोसेस। आपको पता है कि आइसोथर्मल और एडियाबेटिक का स्लोप बेसिकली दिखने में सेम होता है, लेकिन एडियाबेटिक का स्लोप ज़्यादा होता है। तो आप बताइए इस चार ग्राफ में से किसका स्लोप ज़्यादा है। देखिए C और D तो होगा नहीं, क्योंकि C और D तो ये तो आइसोथर्मल कर्व को डिनोट कर रहा है। तो अब देखिए ध्यान से A और B में किसका स्लोप ज़्यादा है, B का स्लोप ज़्यादा है, B का स्लोप ज़्यादा है, इसलिए B जो है वो एडियाबेटिक कर्व है, एक एडियाबेटिक कर्व। और सिमिलरली Z जो है इसका स्लोप ज़्यादा है इससे, इसलिए Z विल बी एक एडियाबेटिक कर्व। एक आइसोथर्मल कर्व की बात किया है तो A, जिसका बेसिकली क्या होगा, आपको पता है एडियाबेटिक और आइसोथर्मल कर्व, ये दोनों एडियाबेटिक और आइसोथर्मल कर्व हैं। सिमिलरली ZW एडियाबेटिक और आइसोथर्मल कर्व है, पर इन दोनों में से कौन है आइसोथर्मल, जिसका स्लोप कम होगा। किसका स्लोप कम है, W का स्लोप कम है, यहाँ पे A का स्लोप कम है, तो A और W जो होगा वो आइसोथर्मल कर्व हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट स्पेशल पॉइंट देखिए, स्पेशल पॉइंट नंबर 4। स्पेशल पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है कि अगर आपके पास एक गिवन अमाउंट ऑफ गैस है और जिसका एक्सपेंशन हो रहा है सेम इनिशियल कंडीशन से, और अलग अलग प्रोसेस में एक्सपेंशन हो रहा है, कैसे हम आपको बताते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर और वॉल्यूम में ग्राफ खींच रहे हैं, प्रेशर और वॉल्यूम में ग्राफ खींच रहे हैं। अब आप ध्यान से देखिए, ये है इनिशियल कंडीशन, तो ये है इनिशियल कंडीशन और ये है फाइनल कंडीशन यहाँ। तो सेम इनिशियल कंडीशन पे अलग अलग प्रोसेस के लिए ग्राफ खींच रहे हैं हम। तो ये देखिए आइसोबारिक प्रोसेस है, फिर ये दो ऐसे कर्व हैं। तो आप बताइए इस दोनों कर्व में, तो ये तो आइसोबारिक कर्व हो गया, ठीक है। ये दोनों कर्व में से बताइए कि कौन आइसोथर्मल एक्सपेंशन है और कौन एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। देखिए एक्सपेंशन हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ इनिशियल वॉल्यूम V था, अब जो फाइनल वॉल्यूम हो गया है V फाइनल वो आ गया 2V, तो वॉल्यूम का एक्सपेंशन हुआ, वॉल्यूम बढ़ा है तो एक्सपेंशन हो गया, तो यह है आइसोबारिक एक्सपेंशन। अच्छा, अब आपको कैसे पहचानना है कि कौन आइसोथर्मल है कौन एडियाबेटिक है। जिसका स्लोप ज़्यादा वो एडियाबेटिक, तो इसका देखिए स्लोप ज़्यादा है इससे, तो ये आ गया एडियाबेटिक एक्सपेंशन, ये आ गया आइसोथर्मल एक्सपेंशन। समझ में आया। अब आप ध्यान से देखिए, पहला आप क्वेश्चन बताइए कि वर्क डन किसका ज़्यादा होगा। तो वर्क डन हम एरिया से निकालते हैं, तो इसका एरिया आइसोबारिक एक्सपेंशन का एरिया सबसे ज़्यादा होगा, तो वर्क डन हम बोलेंगे कि आइसोबारिक एक्सपेंशन का ज़्यादा होगा, फिर आइसोथर्मल एक्सपेंशन का, और फिर एडियाबेटिक एक्सपेंशन का। समझ में आया। अच्छा, फिर आपसे पूछेगा कि फाइनल प्रेशर बताइए किसका ज़्यादा है, फाइनल प्रेशर। तब आप देख लीजिए, आइसोबारिक का ये है प्रेशर, आइसोथर्मल का ये है प्रेशर फाइनल। इनिशियल प्रेशर तो सबके लिए सेम है, तीनों प्रोसेस के लिए इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम सेम है। फाइनल देखिए प्रेशर,
तो सबसे ज़्यादा प्रेशर ओरिजिन से दूर जाइएगा तो सबसे ज़्यादा प्रेशर आइसोबारिक एक्सपेंशन का, फिर आइसोथर्मल एक्सपेंशन का, और फिर एडियाबेटिक एक्सपेंशन का। तो ये हो गया प्रेशर। अब हम बात करते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का ऑर्डर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अच्छा, अब आप देखिए, अगर ये आइसोबारिक एक्सपेंशन है, आइसोबारिक प्रोसेस है, तो क्या बुला सकते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट। बहुत बढ़िया साहब। तो पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी में प्रेशर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब आप देखिए कि वॉल्यूम का एक्सपेंशन हो रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी तो बढ़ेगा, और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस का जो इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ेगा, और अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा तो डी क्या होगा, पॉजिटिव। इतना समझ में आया। अब आप आइसोथर्मल की बात करिए। आपको पता है आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो बताइए जो टोटल इंटरनल एनर्जी है वो कांस्टेंट होगा। अगर टोटल इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डी क्या हो जाएगा, जीरो। अब आप बात करिए एडियाबेटिक एक्सपेंशन का। तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन में आपको एक रिलेशन पता है, टीवी टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां से आप वॉल्यूम को नीचे लेकर आइए, तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वी टू द पावर गामा माइनस 1। अब आप देखिए वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं आप, तो वॉल्यूम बढ़ाइएगा तो टेम्परेचर कम होगा, और टेम्परेचर कम होगा तो डी क्या होगा, नेगेटिव होगा। टेम्परेचर कम होगा तो डी नेगेटिव होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी कम होगा। अब आप बताइए किसका इंटरनल एनर्जी चेंज ज़्यादा है, इसका पॉजिटिव, इसका जीरो, इसका नेगेटिव। तो क्या हम बोल सकते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी आइसोबारिक एक्सपेंशन का ज़्यादा होगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन का जीरो होगा, और एडियाबेटिक एक्सपेंशन का नेगेटिव होगा। बोलिए इतना समझ में आया। आप इसको ऐसे भी देख लीजिए कि आपको पता है इंटरनल एनर्जी होता है म्यू सी वी डेल्टा टी। तो यहां से देखिए कि इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, अब किसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, किसका टेम्परेचर घट रहा है। इस प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ रहा है, इस प्रोसेस में टेम्परेचर घट रहा है, इस प्रोसेस में टेम्परेचर ही जीरो है। तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा उसका पोटेंशियल टोटल इंटरनल एनर्जी ज़्यादा। इतना समझ में आया। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, क्या है क्वेश्चन। मान लीजिए इस पॉइंट को वो मार्क कर दिया ए पॉइंट, और इस पॉइंट को वो मार्क कर दिया बी पॉइंट, इसको सी पॉइंट मार्क कर दिया, और इसको डी पॉइंट मार्क कर दिया। ठीक है, और आपसे पूछा है कि इंटरनल एनर्जी एट ए, बी, सी और डी का ऑर्डर बताइए। पहले तो आप देखिए, पहले आप ध्यान से देखिए, ए की बात करते हैं। सो ए से बी आप जब जा रहे हैं आइसोबारिक एक्सपेंशन में, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी इंटरनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं इंटरनल एनर्जी। तो ए से बी जाइएगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। तो आप बताइए कि इंटरनल एनर्जी ए और बी में किसका इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगा। हाँ, बी का ज़्यादा होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है ना आइसोबारिक एक्सपेंशन में। तो ये तो पहला रिलेशन निकाल दिए कि यू बी इज ग्रेटर देन यू ए। अब आप बात करिए ए और सी में। जब आप ए से सी जाइएगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन में, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टोटल इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होगा। तो यानी कि यू ए इज इक्वल टू यू सी। बोलिए। अच्छा, अब आप बात करिए ए और डी में बात करिए। तो ए और ए से जब आप डी जाइएगा तो यहाँ टेम्परेचर कम हो रहा है, तो टेम्परेचर कम होगा तो टोटल इंटरनल एनर्जी कम होगा। तो टोटल इंटरनल एनर्जी कम होगा, तो यानी यू ए विल बी ग्रेटर देन यू डी। अच्छा, जब आपने इतना निकाल लिया तो क्या आप ऑर्डर जमा सकते हैं। ऑर्डर जमाइएगा। यहाँ पे पोटेंशियल इंटरनल एनर्जी लगातार बढ़ रहा है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़्यादा पॉजिटिव है। यहाँ पे इंटरनल एनर्जी नेगेटिव में जा रहा है, यहाँ जीरो जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा इंटरनल एनर्जी होगा बी का। ठीक है, फिर होगा यू ए का, क्योंकि इस पॉइंट पे टोटल इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव है, यहाँ तो जीरो है, यहाँ नेगेटिव है, इसलिए बी का ज़्यादा होगा ए से। बी का क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि इस लाइन पे जैसे इधर जा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। फिर ए और सी का बराबर है, तो यू ए इज इक्वल टू यू सी, और यू सी का यू डी से ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे
कांस्टेंट है पर जीरो है, यहाँ निगेटिव में चला गया, तो यूसी का ज़्यादा होगा यूडी से। इतना समझ में आया? आप ऐसे भी करके देख लीजिए। आपको पता है टोटल इंटरनल एनर्जी होता है F/2 PV, बोलिए F/2 PV होता है, तो क्या आप यहाँ से बोल सकते हैं कि टोटल इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P/V? अब आप देखिए, जब आप यहाँ से यहाँ गए अलग अलग प्रोसेस में, तो सबका वॉल्यूम सेम आ रहा है पर प्रेशर अलग अलग आ रहा है, तो वॉल्यूम सेम हो गया तो टोटल इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब जिसका प्रेशर ज़्यादा उसका टोटल इंटरनल एनर्जी ज़्यादा, तो प्रेशर किसका ज़्यादा? बी का, फिर सी का, फिर डी का, तो इसलिए बी का ज़्यादा होगा इंटरनल एनर्जी सी से, और फिर सी का ज़्यादा होगा डी से। लेकिन अगर ए की बात करें तो एक में ए और बी में देखिए प्रेशर सेम है, सॉरी ए और सी में यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ए और सी का इंटरनल एनर्जी सेम होगा, ठीक है? या तो आप ऐसे कर लीजिए या आप ऐसे कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा कि हीट सप्लाइड बताइए, हीट सप्लाइड बताइए। तो आपको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगेंगे, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू, ठीक है? अच्छा ध्यान से देखिए कि डेल्टा डब्ल्यू किसका सबसे ज़्यादा है और डी यू किसका सबसे ज़्यादा है? डेल्टा डब्ल्यू और चेंज इन इंटरनल एनर्जी दोनों में आइसोबारिक एक्सपेंशन का ज़्यादा है, तो इसीलिए डेल्टा क्यू हीट सप्लाइड भी आइसोबारिक एक्सपेंशन का ज़्यादा होगा, फिर आइसोथर्मल एक्सपेंशन का, और फिर एडियाबेटिक एक्सपेंशन का वो 0 हो जाएगा, ठीक है? तो ये था स्पेशल नंबर 0.4। नेक्स्ट हमारे पास स्पेशल नंबर 0.5 है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखिए पिछले पॉइंट में हमने क्या किया था, वॉल्यूम का एक्सपेंशन किया। इसमें हम सेम कंडीशन ले रहे हैं। सेम कंडीशन क्या है कि गिवन अमाउंट ऑफ गैस है वो इक्वली कंप्रेस होता है। इसमें हम कंप्रेशन की बात करते हैं। कैसे, ध्यान से देखिए, ये था इनिशियल 3 प्रोसेस के लिए, ये था इनिशियल, तो यहाँ पे वॉल्यूम V था। अब जैसे ही हम ओरिजिन के पास गए तो वॉल्यूम हाफ हो गया, यानी कंप्रेशन हो रहा है। देखिए ऐसे जा रहे हैं हम, कंप्रेशन हो रहा है। तब आपसे पूछा कि वर्क डन बताइए, फाइनल प्रेशर बताइए और चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताइए। तो ये तो देखिए आइसोबारिक प्रोसेस है, क्यों? क्योंकि प्रेशर के परपेंडिकुलर है, ठीक है? और फिर आइसोथर्मल और एडियाबेटिक में कैसे पहचानिएगा? हाँ, जिसका स्लोप ज़्यादा वो एडियाबेटिक। तो इस कर्व का देखिए स्लोप ज़्यादा है, इसलिए ये एडियाबेटिक कंप्रेशन या आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब बताइए वर्क डन किसका ज़्यादा? हाँ, एरिया सबसे ज़्यादा इसका है, तो इसलिए वर्क डन ऑन द सिस्टम एडियाबेटिक कंप्रेशन का ज़्यादा होगा, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन का, फिर आइसोबारिक कंप्रेशन का। वहाँ उल्टा था, वहाँ आइसोबारिक कंप्रेशन का ज़्यादा था। फाइनल प्रेशर बताइए किसका ज़्यादा है? अब कोर्स यहाँ पे ये प्रेशर कुछ है, फिर सबसे ज़्यादा फाइनल प्रेशर हो गया एडियाबेटिक कंप्रेशन का, तो फाइनल प्रेशर एडियाबेटिक का ज़्यादा, फिर आइसोथर्मल का, फिर आइसोबारिक का। देख लीजिए आप ओरिजिन से दूर जा रहे हैं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताइए। अच्छा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे देखेंगे? चेंज इन इंटरनल एनर्जी देखने के लिए ये आइसोबारिक कंप्रेशन है, तो यानी प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, पीवी इक्वल टू म्यू आर टी लगाइए। टेम्परेचर, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब आप देखिए वॉल्यूम घट रहा है, वॉल्यूम घट रहा है तो टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर घटेगा इंटरनल एनर्जी घटेगा, तो डी यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो सबसे कम इंटरनल एनर्जी किसका होगा? आइसोबारिक का, जो कि नेगेटिव होगा। अच्छा, अब आप देखिए एडियाबेटिक में आपको पता है, यहाँ से यहाँ जाइएगा। एडियाबेटिक में अभी हम लास्ट क्वेश्चन में आप पढ़ के आए थे कि वॉल्यूम बढ़ता था तो टेम्परेचर घटता है, क्योंकि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता था, हमने रिलेशन पढ़ा था। तो यहाँ वॉल्यूम घट रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, तो इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव आएगा। तो एडियाबेटिक कंप्रेशन में इंटरनल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव आता है। तो आपका जो रिलेशन है सबसे ज़्यादा ये होगा, टोटल इंटरनल एनर्जी एडियाबेटिक कंप्रेशन का, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन का, फिर आइसोबारिक कंप्रेशन का। नेक्स्ट हम बात करते हैं बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। आपको पता है बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ई होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन होता है डेल्टा वी अपॉन वी। तब आप देखिए फोर्स अपॉन एरिया, इसको क्या लिखेंगे? चेंज इन प्रेशर, तो इसको लिखिए डीपी। और डेल्टा वी अपॉन वी, इसको क्या लिखेंगे? चेंज इन वॉल्यूम, तो इसको लिखेंगे माइनस डी वी।
माइनस dV अपॉन V, इसको ऐसे लिख दिए, है ना, चेंज इन वॉल्यूम। अब आप देखिए इसको डेल्टा V की जगह dV लिख दिया और V ऊपर लेके आ गए। अब आप बताइए dP अपॉन dV इंटू V, dP अपॉन dV इंटू V। अब ये जो बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का ये फॉर्म आया है, इसको हम आइसोथर्मल के लिए यूज करेंगे और एडियाबेटिक के लिए यूज करेंगे। तो आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड एडियाबेटिक बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ध्यान से देखिए इसको कैसे करेंगे। तो आपको पता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए dP अपॉन dV माइनस P/V होता है। तो dP अपॉन dV की जगह पे माइनस P/V रखिए, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम गया, नेगेटिव से नेगेटिव गया। तो आइसोथर्मल के लिए बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी प्लस प्रेशर के बराबर होता है। फिर आप एडियाबेटिक में देखिए, एडियाबेटिक में dP/dV माइनस गामा टाइम्स P/V होता है। तो dP अपॉन dV की जगह पे माइनस गामा टाइम्स P/V रखिए, तो V से V गया, माइनस से माइनस गया। एडियाबेटिक के लिए बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आता है प्लस गामा टाइम्स प्रेशर, और अलग अलग गैस के लिए गामा अलग अलग होगा, तो जिसका गामा ज़्यादा उसका बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा। डन। अब हम बात करते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि आपके पास दो ऐसे सिस्टम है ए और बी, ये दोनों सिस्टम पहले आइसोलेट था और इंसुलेटेड था। तो इस दोनों सिस्टम में टेम्परेचर का रिलेशन लाने के लिए हम एक तीसरा सिस्टम इंट्रोड्यूस करें सी, और सी दोनों को टच कर रहा है पर ए और बी टच नहीं कर रहा है। तो यहाँ ए और सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम पे होंगे, सी और बी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम पे होंगे। तो हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि ए और बी ये भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम पे होंगे। तो यही है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली क्या डिफाइन करता है, ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर को डिफाइन करता है। तो हम ऐसा बोलते हैं कि टू सिस्टम ए एंड बी आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ए और बी सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में है विद द थर्ड सिस्टम सी, ये बी इसके साथ थर्ड सिस्टम में इक्विलिब्रियम में है, देन दे मस्ट बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ठीक है।